नमस्कार, मैं अजय कुमार। जो आजाद भारत में विभाजनकारी और सांप्रदायिक राजनीति के सबसे बड़े नेता हुए, यानी लाल कृष्ण आडवाणी, उन्हें मोदी सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। और जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी, उनमें से एक कारसेवक के बारे में खबर आ रही है कि उन्हें भाजपा राज्यसभा में भेजने वाली है। अगर आप वर्तमान की निगाह से अतीत को देखेंगे तो दिखेगा कि बाबरी मस्जिद का टूटना केवल एक मस्जिद का टूटना नहीं था, बल्कि भारत में हिंदू मुस्लिम सद्भाव का टूटना था। भाजपा और भाजपा के सहयोगी संगठनों ने सालों साल की सांप्रदायिक नफरत के बाद जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा तो वह केवल किसी ढांचे का टूटना नहीं था, बल्कि भारत के सहअस्तित्व की बुनियाद का टूटना था। इस टूटन पर रास्ता बना करके भाजपा ने अपनी नफरत की पूरी राजनीति की है। जिनकी निगाहें सच को देख नहीं पाती हैं या सच को देखते हुए भी अपने भीतर की बेईमानी से समझौता नहीं कर पाती हैं, वह कहेंगे कि बाबरी मस्जिद को टूटने के बाद राम मंदिर बना है। मगर जिनकी निगाहें मानवता के सच से नहीं डगमगाती हैं, वह साफ साफ देख पा रही हैं कि बाबरी मस्जिद को ढाने और राम मंदिर बनाने के नाम पर जो राजनीति की गई है, उससे पैदा हुई सांप्रदायिकता भारत की पीढ़ियों को लील जाएगी। यह सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि बाबरी मस्जिद को ढहाना कितना बड़ा अपराध था। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को ढहाने को गैर कानूनी कृत्य कहा है, कानून का घनघोर उल्लंघन कहा था। मगर इन सबके बावजूद जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी, उनका राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गजब का गुणगान गाया गया। उनके गुणगान और प्रशस्ति पत्र से हिंदी के अखबार भरे पड़े थे। अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र से भाजपा की तरफ से जिन 3 उम्मीदवारों को राज्यसभा में भेजने का ऐलान किया गया है, उनमें से एक डॉक्टर अजीत गोपछड़े हैं। आप पूछेंगे कि यह डॉक्टर अजीत गोपछड़े कौन है? यह तस्वीर देखिए। बाबरी मस्जिद गिराने के लिए कारसेवकों का जत्था गुंबद के ऊपर मौजूद है। सबसे किनारे पर जो शख्स चढ़ा है वही अजीत गोपछड़े है। यह तस्वीर महाराष्ट्र के युवा पैंथर फाउंडर प्रेसिडेंट राहुल प्रधान के ट्विटर अकाउंट से ली गई है। मतलब भारत की राजनीति ने भारतीय समाज को वहां पर पहुंचा दिया है जहां पर मोदी सरकार दंगाइयों को संसद के सबसे ऊंचे सदन में राज्यसभा में भेज रही है। नियम यह है कि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जनता करती है और विधानसभा के सदस्य मिलकर के राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। मतलब आप सोच कर देखिए, यहां पर यह हो रहा है कि विधानसभा के सदस्य यानी कि चुने गए नेता जो अपना कामकाज करने के लिए संविधान की शपथ लेते हैं, जन कल्याण की बात करते हैं, वह दंगाइयों को राज्यसभा में भेज रहे हैं। तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि सब जब दंगाई है तो दंगाई को क्यों नहीं भेजेगा? यह बात भी ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी शुभांगी खपरे की रिपोर्ट बताती है कि भाजपा ने मई 2020 में महाराष्ट्र की विधानसभा में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के तौर पर डॉक्टर अजीत के नाम की सिफारिश की थी। डॉक्टर अजीत ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था, मगर अंतिम क्षणों में डॉक्टर अजीत को अपना नामांकन वापस लेना पड़ा और उनकी जगह पर महाराष्ट्र के विधान परिषद में दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे और गोपीनाथ मुंडे के करीबी रमेश कराड़ को भेजा गया। इसके बावजूद भी डॉक्टर अजीत चुपचाप पार्टी का काम सक्रिय रूप से करते रहे, यानी उन्हें भाजपा के प्रति अपनी सक्रियता और लॉयल्टी का इनाम दिया गया है। भाजपा यह बताने की कोशिश कर रही है कि पार्टी चाहे कुछ भी करे, बेईमान से बेईमान काम क्यों ना करे, मगर अगर आप पार्टी के प्रति वफादार हैं तो पार्टी आपका ख्याल जरूर रखेगी। इसके साथ राजनीतिक जानकार यह भी कह रहे हैं कि डॉक्टर अजीत को भेजकर पार्टी लिंगायत समुदाय को अपने साथ साधना चाहती है, क्योंकि डॉक्टर अजीत लिंगायत समुदाय से आते हैं। डॉक्टर अजीत सालों साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता और प्रचारक रहे हैं। जिन कार्यसेवकों की हरकतों को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया है, उसे बड़े घमंड के साथ डॉक्टर अजीत लोगों से साझा करते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान डॉक्टर अजीत ने ट्विटर पर वह फोटो शेयर की जिसमें वह गुंबद पर चढ़े हुए हैं और उसके बाद से वह फोटो वायरल हो गई। गोपछड़े ने 21 जनवरी को एक्स पर लिखा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पृष्ठभूमि में मौजूद राम जन्मभूमि आंदोलन का मैं हिस्सा रहा हूं। मुझे उन कार्यसेवकों पर गर्व है जो उस आंदोलन का हिस्सा थे। 6 दिसंबर साल 1992 की रोमांचक यादें फिर से ताजा हो गई। गोपछड़े उस समय 22 साल के थे और डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो डॉक्टर अजीत इस दौरान कई तरह के सामाजिक कामकाज का हिस्सा रहे हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाई है। मतलब 31 साल से सामाजिक क्षेत्र से जुड़े होने के बावजूद गोपछड़े को इस बात का एहसास नहीं है कि उन्होंने गलती की थी। मुस्लिम समुदाय की मस्जिद गिराकर राम मंदिर बनाने की उनकी पूरी योजना नफरत पर टिकी हुई थी। उन्होंने इस धरातल से कभी अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा कि क्या राम उस मंदिर में रहेंगे जो मंदिर मस्जिद तोड़कर बनाई गई है। तो ऐसे व्यक्ति से आप भाजपा के प्रति ईमानदारी और वफादारी की उम्मीद तो कर सकते हैं, मगर ना ही ऐसा व्यक्ति राम के प्रति वफादार रह सकता है और ना ही संविधान, लोकतंत्र, ईमानदारी और न्याय के प्रति जन कल्याण की उम्मीद आप ऐसे व्यक्तियों से नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग राज्यसभा में भेजे जा रहे हैं। यही समय की सबसे बुरी बात है कि सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर उनकी मौजूदगी है जिनके भीतर का मानस सांप्रदायिक जहर में डूबा हुआ है। लाल कृष्ण आडवाणी को जब भारत रत्न दिया गया तो दवायर पर ही द ट्रिब्यून अखबार के संपादक रह चुके हरीश खरे ने लेख लिखा कि लाल कृष्ण आडवाणी के पूरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। जिस काम के लिए वह जाने जाते हैं वह है राम जन्मभूमि की रथ यात्रा, और यह रथ यात्रा अपने इरादों में इतनी भयानक है कि भारत के विचार के खिलाफ जाती है। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में लिखा है कि लाल कृष्ण आडवाणी आजाद भारत के सबसे विभाजनकारी नेता हैं, नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा बड़े विभाजनकारी नेता, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी ने आंदोलन करके खुलेआम सांप्रदायिकता फैलाई। राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जो रथ यात्रा की, उस रथ यात्रा का मकसद ही भारत में मौजूद सांप्रदायिक भावना को उभार करके सांप्रदायिक उन्माद में तब्दील करना था। मुसलमानों के प्रति इतनी बड़ी नफरत में तब्दील करना था ताकि हिंदुओं का वोट बीजेपी को मिल जाए। यह आजाद भारत में किया गया खुलेआम सबसे बड़ा विभाजनकारी काम था। डॉक्टर अजीत गोपछड़े जैसे लोग इसी विभाजनकारी फौज का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं जिन्हें राज्यसभा में भेजा जा रहा है। डॉक्टर अजीत गोपछड़े के अलावा जिन दो नामों को महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजा जा रहा है, उनमें से एक नाम है कांग्रेस के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान का, जो अभी अभी जाकर के भाजपा में शामिल हुए हैं। अशोक चौहान वही हैं जिन्हें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए की सरकार के रहते हुए सबसे चर्चित कथित घोटालों में से एक आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के मामले में उनका नाम सामने आया था, और उसके बाद साल 2010 में उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी थी। अशोक चौहान पूर्व मुख्यमंत्री शंकर राज चौहान के बेटे हैं, यानी नरेंद्र मोदी के मुताबिक अशोक चौहान भ्रष्टाचार के आरोपी भी हैं और वंशवाद की उपज भी हैं। मगर जैसे ही वह भाजपा में शामिल हो गए, उनके सारे पाप धुल गए और उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में अशोक चौहान ने मोदी लहर के बावजूद नांदेड़ लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए जीत ली थी। हालांकि वह 2019 का चुनाव हार गए थे। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए यह कयास लगाया जा रहा था कि यह सीट भाजपा के लिए जीतनी थोड़ी मुश्किल साबित हो रही थी। इसी नांदेड़ सीट को साधने के लिए अशोक चौहान को भाजपा में शामिल किया गया है। सबसे अजीब बात यह है कि अशोक चौहान और डॉक्टर अजीत गोपछड़े दोनों महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के नांदेड़ जिले से आते हैं। दोनों शिवाजी नगर स्थित एक ही बूथ पर मतदान करते हैं। मतलब एक ही इलाके से महाराष्ट्र जैसे राज्य में 2 राज्यसभा सांसद भेजे जा रहे हैं। यह सब केवल इसीलिए हो रहा है कि मराठवाड़ा, जहां पर भाजपा की कमजोर मौजूदगी है, वह मजबूत बन सके। इस चुनावी राजनीति पर महाराष्ट्र के युवा पैंथर के प्रेसिडेंट राहुल प्रधान का मराठी में लिखा गया ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वह लिखते हैं कि डॉक्टर अजीत गोपछड़े नाम के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दंगाई को अब भाजपा राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। उनकी योग्यता बाबरी मस्जिद को गिराना और ऐसी राजनीति करते रहना है जिसमें धार्मिक नफरत फैलती रहे। असल में हिंदुत्व को भुनाकर भाजपा और संघ देश में नफरत फैला रहे हैं। वो गोपछड़े जैसे लोगों को हमेशा के लिए अपना सिपाही बनाना चाहते हैं। इससे भाजपा को क्या हासिल हुआ, इस पर नजर डालने की जरूरत है। अशोक चौहान जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं, उनका इतिहास बहुत अच्छा नहीं है। आदर्श मामले घोटाले में उनके द्वारा किया गया घोटाला जगजाहिर है। इसके अलावा अशोक चौहान नांदेड़ जिले में 800 करोड़ से अधिक की हेराफेरी के आरोपी हैं। पिंपरी चिंचवड़ में भूमि घोटाले के हेराफेरी के आरोपी हैं। नांदेड़ नगर पालिका में भी घोटाले के हेराफेरी के आरोपी हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें आसानी से नहीं दिखाई देती हैं। यानी राहुल प्रधान आपके ध्यान में यह ला रहे हैं कि जब बाबरी विध्वंस हुआ था तब देश के गृह मंत्री शंकर राज चौहान थे।
आज नांदेड़ जो आरएसएस का गढ़ बन गया है, नांदेड़कर अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह सब इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि अशोक चौहान ने ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर आरएसएस की मदद की है, उनको आशीर्वाद दिया है अपना। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय आंदोलन में शंकर राव और अशोक राव ने जो किया उसे कोई नहीं भुला सकता है। एक तरह से अशोक चौहान की घर वापसी हो गई है, लेकिन नांदेड़ के चुनावी समीकरण को साधने के लिए लिंगायत वोटों को जुटाना जरूरी है और मुस्लिम मत का एकीकरण भी उतना ही जरूरी था। यही कारण है कि आज एक ही जिले से 2 राज्यसभा उम्मीदवार उतारने की फजीहत बीजेपी को झेलनी पड़ रही है। मुसलमानों के मन में दहशत पैदा करने वाली पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार के तौर पर अजीत गोपछड़े नाम के एक बदमाश को आज राज्यसभा के लिए नामांकन मिल रहा है। यह राहुल प्रधान के शब्द हैं। अंत में चलते चलते सिंपल सी बात को सबको रटा दीजिए कि धार्मिक बंटवारे के आधार पर की गई राजनीति भले आपको सत्ता तक पहुंचा दे, मगर वह अंततः पूरी मानवता के विरोध में खड़ी होती है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।